Hello guys, a very good evening to all of you. Welcome back. So welcome to टेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडीज. So guys, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2025. Okay, so how to prepare this particular subject and what should be your preparation strategy as well as key findings from previous 4 to 5 years examination. Okay, so guys, as we all know, this is a kind of it's a completely static subject in nature, right? There is if you compare with ESI as well as finance subject, so they have a kind of mix of current as well as static in nature, but this is completely static. तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो एरियाज हैं उनको आपका उनका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना होता है. एंड वन अनदर गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज if you prepare for RBI grade B examination, simultaneously you are preparing for other examination also, जहाँ पे भी आपको मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मिलता है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझेंगे क्या क्या कोर सिलेबस है आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए एंड साथ ही साथ कैसे आपको जो टॉपिक वाइज आपका स्ट्रेटेजी है या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और कैसे आपका जो प्रिपरेशन है वो अलग अलग पार्ट में आपका डिवाइडेड होना चाहिए. सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, सो वी विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इटसेल्फ. ठीक है, सो सबसे पहले देखो, जैसे मैंने आपको बताया इट्स कंप्लीटली स्टैटिक सब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले आपको जो काम करना है दैट इज कॉन्सेप्ट क्लासेस. ठीक है, तो हर एक जो भी आपके कीवर्ड्स दिए गए हैं सिलेबस के अंदर उन सभी टॉपिक और उनके अराउंड जितनी भी चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उन सबको अच्छे से समझ लेना है. देन मेक समरी नोट्स. ठीक है, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए हर एक टॉपिक के ऊपर. ठीक है, देखो नोट्स इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 6 महीने के बाद भी इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंटेंट आपका सेम रहना है और आपको खुद के हैंड रिटन वो नोट्स होंगे तो आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी. और वन टाइम स्टडी है, बार बार इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो फर्स्ट मेक योर डिटेल नोट. ठीक है, सो हर एक टॉपिक के ऊपर अपने डिटेल नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं. फिर उसके बाद उन्हीं नोट्स का आपका काइंड ऑफ अ समरी. ठीक है, समरी इज काइंड ऑफ लाइक इट कैन बी थ्रू माइंड मैप और इट कैन बी थ्रू ग्राफ्स एंड ऑल. ठीक है, तो इस तरीके से आपको उस अपने वर्ड्स के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक को समराइज करना है जिससे आपको जो वीकली या मंथली रिवीजन आप रखेंगे उसमें उनको रिवाइज करने में हेल्प करेगा. ठीक है, देन फाइनल वन इज प्रैक्टिस. ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो, अगर आपको जैसे यूनिट वाइज अगर आप क्विजेस लगाइए या डीपीपीस को सॉल्व कीजिए और साथ ही साथ जैसे अलग अलग काइंड ऑफ मॉड्यूल इसमें भी आपको मिलेंगे उनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका लगाइए. तो इस तरीके से तो इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द योर प्रिपरेशन जर्नी. ठीक है, और दिट्स कंप्लीटली वन टाइम टास्क. ठीक है, ये हो सकता है आपको बार बार करना पड़े. ठीक है, अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, बट ये दो चीजें आपको ऐसी बनानी है कि एक बार आपने पहली और आखिरी बार आप उन नोट्स को बना रहे हो जिससे कहीं ना कहीं जब भी आप उनको ओपन करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए उनको समझना. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन टाइप. ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी की अगर हम लोग बात करते हैं सो यूजुअली you'll get 30 questions. ठीक है, so 30 questions for 50 marks. So this year 2025 4 there was a change. तो उन्होंने क्या किया, एक नई चीज आपको इंक्लूड करके दे दी एमसीक्यूज के अंदर, दैट वाज केस स्टडी. राइट, तो उन्होंने आपको एक केस स्टडी दिया. अब जैसे ये केस स्टडी आपको ईएसआई एज वेल एज फाइनेंस में भी था. ईएसआई और फाइनेंस की जो केस स्टडीज थी दैट वाज लिंक विद द करंट इवेंट. जैसे फाइनेंस का जो केस स्टडी था, वन वाज बेस्ड ऑन आरबीआई सर्कुलर, अनदर वन वाज बेस्ड ऑन सेबी सर्कुलर एंड थर्ड वन वाज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट ऑन यूपीआई. मैनेजमेंट का जो आपका था वो आपका बेसिकली जो पर्सनैलिटी, कल्चर और पर्सनैलिटी का लिंक आपका. ठीक है, तो एक केस स्टडी और ये चीज पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है. तो 2025 के अंदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडीज. ठीक है, तो केस स्टडी में जनरली क्या होगा, यू विल गेट वन पैराग्राफ, one question will directly link with that particular paragraph and 2 and 3 questions will be
सराउंडिंग दोज पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, जिसके ऊपर भी वो पैराग्राफ आपका बनाया गया है उनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कुछ इस तरीके से एमसीक्यूज एंड केसेस के फॉर्मेट में, ठीक है। एंड 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में भी आपका यू हैव टू लाइक जैसे ओवरऑल अगर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, सो विल गेट 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। वर्ड लिमिट इज 600 वर्ड्स फॉर 15 मार्क्स एंड 400 वर्ड्स फॉर योर 10 मार्कर क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पे मैनेजमेंट में जैसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर कुछ एरियाज हैं जो बहुत बार, जैसे जो कॉमन मैनेजमेंट के टॉपिक हैं वो तो रहेंगे, बट जो एथिक्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कम्युनिकेशन, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आप फेस करेंगे अपने मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, और जहां पे इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये नई चीज है तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। और हमारी लाइव क्लासेस के अंदर भी विद ईच एंड एवरी टॉपिक वी प्रैक्टिस नंबर ऑफ केसेस एज वेल। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलर बेसिस पे हैबिट में रहेंगे ना, तो आपको एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई शौक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको आपका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कोर्स करिकुलम के ऊपर। तो अगर हम लोग बात करें आरबीआई ग्रेड बी 2024 नोटिफिकेशंस, तो देखो क्या होता है ना, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स के हिसाब से ही आपको स्टडी करना और उनके सराउंडिंग जो भी टॉपिक्स हैं उनको समझना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें अलग अलग, अब इनको आप एज अ मॉड्यूल भी ले सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास है जैसे मैनेज फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, जिसमें आपका क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न थॉट, जिसी के अंदर आपका ह्यूमन रिलेशन सिस्टम अप्रोच जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट में आएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट फंक्शन एंड रोल, नर्स थ्योरी, ठीक है। देन आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो जिसमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मीनिंग एंड फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी, बिग फाइव मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, परसेप्शन, perpetual errors, motivation, concept and important theories, Maslow's hierarchy of need, elder for ERG theory, Maclaurin theory of need, Heisenberg two-factor theory, Adams equity theory, and Bloom's expectancy theory. There was one question, MCQ question was based on Bloom's expectancy theory this year, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्लासिफिकेशन आपका रहेगा, ठीक है, जिनको आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस लीडरशिप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो जिसमें आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, trait, behavioral theories, trace-based theories and behavioral theories. There was one question, descriptive question for 15 marks between these two, ठीक है, trait-based theories and behavioral theories, ठीक है। And it was a straightforward theory, ठीक है। Contingency, charismatic theories. Then we have transactional and transformational leadership, concept and importance and dimensions of emotional intelligence, ठीक है, EI stand for emotional intelligence. Analysis of interpersonal relationship, transactional analysis, Johari's window. There was one question about based on this Johari's window this year itself. Yeah. Concept and sources of conflict, management conflict, Kurt Lewin's theory on change. Then we have organizational change, strategies for change, Lewin's change model. ठीक है. Then we have action research, positive models and all. ठीक है. तो ये आपका जो पूरा रहेगा दैट वाज अभी तक हमने जितना भी सिलेबस देखा वो मैनेजमेंट का। अब ये एथिक्स वाला पोर्शन, ठीक है, एथिक्स, कम्युनिकेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। और इसको ना देखो क्या होता है, जब आप एथिक्स को स्टडी करते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगता है, ठीक है। बट स्पेशली ये चैलेंजिंग होता है आपका कहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव के अंदर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर चैलेंजिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे जब आप जैसे आपने जब एथिक्स पढ़ा, एथिक्स इज ऑल अबाउट राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस, जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा ये चीजें तो हमें क्या राइट क्या रॉन्ग ये हमें पता है, ठीक है। बट जब आप उनको 400 वर्ड्स या 600 वर्ड्स में लिखोगे ना, तो चैलेंज क्या आएगा कि आफ्टर एवरी 10th लाइन यू विल सी कि जो हम लोग पहला या दूसरा लाइन लिखे थे उसी को इनडायरेक्ट वे में आपका लिख रहे होते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत आपको पढ़ने वाले, ठीक है। तो एथिक्स में आपका अगर हम लोग बात करें जैसे मीनिंग ऑफ एथिक्स और इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन वी हैव theories of ethics, ठीक है, जिसमें utilitarianism, then we have cost benefit analysis, ठीक है, right and duties, justice, fairness, ethics, cares, integrity, right, justice, caring, ठीक है, alternative moral of moral principle, virtue ethics, ठीक है। So basically deontology, deontological ethics,
देन वी हैव वर्चुअल एथिक्स एंड यूनिलेटरलिज्म, ठीक है, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपका. देन वी हैव teleological theories, egoism and relativism, ठीक है. Moral issue in business, ये there was one descriptive question based on this particular line, ठीक है. So ethics in business, basically that was the topic, ठीक है. Then we have introduction of organization structure in ethics, role of board of directors, best practices, code of ethics and code of conduct, ठीक है. देन वी हैव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, आज के डेट में अगर हम उसको बात करें. सो फैक्टर अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म. देन वी हैव कम्युनिकेशन. देयर वाज वन क्वेश्चन, बेसिकली टू क्वेश्चन वाज देयर. one was part of MCQs, another one was part of there was a descriptive question for 10 marks based on channels of communication, ठीक है. So step in communication process, common channel, oral versus written types of communication basically, ठीक है. Upward, downwards and all. Then barriers in communication. एक साल आपका previous to previous year, there was one communication, there was one question based on communication. What are the key barriers of communication in matrix organization? तो जो organization structure है वो और आपका communication, दो टॉपिक को आपका इंटरलिंक किया गया था. तो गाइस देखो, ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए. I'll come up with a detailed strategy based on these particular topic itself, and past में जो questions आए थे उनको भी, ठीक है. तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान. बहुत अच्छे से इनको आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है. नाउ वन अनदर क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है. सो बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी होता है कि फाइनेंस वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है या मैनेजमेंट वाला, ठीक है. सो आई विल शो यू सम डेटा एंड दैट प्रेजेंट की दोनों ही आपका इक्वली वेटेज आपका रखते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर. सो 2024 के अगर हम पेपर का एनालिसिस करते हैं, देयर वाज वन एडिशनल केस स्टडी इन फ्रॉम योर फाइनेंस सेक्शन, ठीक है, जो करंट के साथ आपका लिंक था. तो उसकी वजह से 4-5 मार्क्स आपके फाइनेंस के एक्स्ट्रा थे. अदरवाइज देयर वाज अ बैलेंस इन 2023, 22 और 21. अगर आप एनालिसिस देखते हैं, इवन 19 ऑल्सो, ठीक है, 23, 22, 21 एंड 19. तो आप देख सकते हैं जैसे दोनों एरियाज के अंदर आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे. जैसे इन 2013 itself, there was 16 question from finance, overall 26 marks. 14 question was based on management for 24 marks. 22 there was 12 question from finance for 19 marks. 18 question for 31 marks. इस साल आपका 24 जो कहीं ना कहीं इसको आपका दोबारा से किया, तो ये सीक्वेंस आपका फॉलो करा कहीं ना कहीं. 21 16 क्वेश्चन 29 मार्क्स एंड 14 क्वेश्चन आपका 21 मार्क्स, ठीक है. एक साल आपका मैनेजमेंट ज्यादा, एक साल आपका फाइनेंस ज्यादा. और ये जो ज्यादा है ये भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस आपका क्रिएट करेगा. ये आपका सिर्फ 4 और 5 मार्क्स या उतने का डिफरेंस आपका बना रहे. उससे पहले डिस्क्रिप्टिव नहीं था, तो 52 मार्क्स क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन फाइनेंस एंड 48 वाज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, ठीक है. तो दोनों ही सब्जेक्ट आपको इक्वली प्रिपेयर करने हैं. हाँ, दोनों के लिए जो स्ट्रेटेजी होगा वो अलग होगा, क्योंकि फाइनेंस के अंदर आपका करंट अफेयर्स का या जो आरबीआई के सर्कुलर्स या अदर रेगुलेटरी बॉडीज के सर्कुलर्स हैं वो भी आपको एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. तो अगर हम लोग मैनेजमेंट, जैसे ये हमने बात की अभी तक ऑब्जेक्टिव का, अगर डिस्क्रिप्टिव का भी आप देखते हैं तो इन अ सिमिलर वे, जैसे 23 आपका सेम आपका 24 के अंदर भी था, ठीक है. 1 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स, 2 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, 1 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, ठीक है. उससे पहले भी आपका एग्जैक्ट सेम और इस बार भी आपका सेम आपको देखने के लिए मिला है, ठीक है. तो गाइज ये आपके जो ओवरऑल आपका जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इनके अराउंड. मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, एक और क्वेश्चन कई बार कैंडिडेट का उठता है कि सर इनमें से जो भी हमारा मैनेजमेंट का सिलेबस है उसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है. अगेन आई विल से कोई भी ऐसी चीज जो आपका कीवर्ड्स का पार्ट है आपके सिलेबस का, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है. यू कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेग्रीगेशन कि आपका लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट, आपका कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ऑल keywords which are given in your course curriculum or even given in your notifications, they all are equally important. जैसे आपके पास यहाँ पे एक एनालिसिस भी है, ठीक है. तो यहाँ पे 23 के अंदर अगर आप देखते हैं, ठीक है, सो इन सब के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन थे. देन आपका जो 21 है वहां पे इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन थे. 22 के अंदर आपका काइंड ऑफ मिक्स मैच आपका रहा. सेम इन डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे 23 के अंदर ज्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है. यहाँ पे फिर आपका 22 के अंदर, और ये टॉपिक आपका जो 24
वन के अंदर आपका पूछे गए थे। तो आप टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। हाँ, हर एक टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ओवरऑल स्टडीज ही, ठीक है। बेसिकली मैनेजमेंट में अगर आप मेरे को इसको समराइज करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो कंप्लीटली स्टैटिक सब्जेक्ट है। वन टाइम एंड फाइनल टाइम आपका स्टडी करना है। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स फॉर द डिटेल कॉन्सेप्ट एज वेल, एंड यू हैव टू मेक योर ओन समरी। समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो आपके वीकली रिविजन्स होंगे या जो मंथली रिविजन्स होंगे उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है, और नोट्स भी उतना ही, ठीक है। देन एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया, देन आपका यूनिट वाइज आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं, या ओवरऑल आपका जो कोर्स कंटेंट है उसके ऊपर जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको वो हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेके चलेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज, न्यू फॉर्म इज केस स्टडीज, एंड आपका फाइनल वन इज डिस्क्रिप्टिव। केस स्टडीज कुछ नहीं है यहाँ पे, एक टॉपिक आपका, उस टॉपिक के अराउंड कुछ, वो हो सकता है किसी कंपनी का रेफरेंस दे दे, या डायरेक्ट आपका दो टॉपिक का लिंकेज बना करके आपको दे दे, जिसमें एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा based on that particular paragraph, and 2-3 question will be based on around the टॉपिक इटसेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ओवरऑल जर्नी यहाँ पे रहने वाला है। तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जितने भी हैं, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट बोथ द सब्जेक्ट दे हैव इक्वली वेटेज, ठीक है। तो सबको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है, और रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ते जाएंगे चीज़ों को, अपना खुद का नोट्स बनाएंगे। वन टाइम नोट्स आपको बनाना है, इसके बाद दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप बुक्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। आप उतना पढ़िए जितना आपके एग्जामिनेशंस के लिए रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें आपको, हम लोग जैसे रेगुलर सेशन आपका करते रहते हैं उनमें सब ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एंड साथ ही साथ आपके कोर्सेज के अंदर जो आपको स्टडी मटेरियल आपका दिया जाता है यूनिट वाइज आपका, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, वो आपको और ज़्यादा हेल्प कर देगा, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर सेशन यूजफुल, ठीक है, और आपके मैनेजमेंट के अराउंड जो क्वेरीज हैं वो आपका सॉल्व हुए होंगे। Ethics, communication, and corporate governance. I'll come up with a separate video on these 3 topic. पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं वो और क्यों ये इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर हम लोग वहां पे भी दोबारा से आपका डिस्कशन करेंगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता किसी भी एंगल से आप उस पोर्शन को अवॉइड करें, क्योंकि वो गेम चेंजर आपके लिए बनने वाला है, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस, थैंक यू।